ये है हमारे कंप्यूटर विषय का लेक्चर संख्या 2। अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो वह वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले संक्षिप्त में एक बार देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का विकास किन किन चरणों में हुआ। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जा सकता है, जैसे कि हार्डवेयर के आधार पर, इनके वर्किंग टेक्नोलॉजी या प्रिंसिपल के आधार पर, इनके कार्य और आकार के आधार पर, इत्यादि इत्यादि। और अंत में देखेंगे कि एक सुपर कंप्यूटर क्या है और भारत में इसकी वर्तमान अपडेट क्या है। इस लेक्चर को हम बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आप इसी अध्याय से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। पूरी उम्मीद है कि इसके बाद इस अध्याय से आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर का विकास। देखिए, दुनिया की कोई भी वस्तु, टेक्नोलॉजी या ज्ञान अपने आरंभ से वर्तमान तक विकास की कई चरणों से गुजरते हैं और इन सब के बीच हमें कई बार सफलता मिलती है तो कई बार आंशिक रूप से ही कुछ हासिल हो पाता है। ठीक वैसे ही आज के वर्तमान कंप्यूटर के विकास के साथ है। आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले बेबीलोन शहर में एक प्राचीन गणना यंत्र द अबेकस का आविष्कार होता है। अब बेबीलोन शहर कहाँ है ये भी जान लीजिए। दरअसल ये प्राचीन मेसोपोटामिया का एक शहर था जो वर्तमान में इराक देश के आसपास स्थित है। अच्छा, बेबीलोन शहर में एक अजूबा भी है, वो क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। खैर देख लीजिए, अबेकस ऐसा होता था। आई एम श्योर कि आपने बचपन में इस प्रकार के स्लेट का इस्तेमाल किया होगा जिसमें ऊपर के डेक में ऐसे मोती लगा हुआ करता था और इन्हें खिसका कर हम जोड़ या घटाव के प्रश्न हल करते थे। खैर देख लीजिए, यह है अबेकस जिसमें ऐसे दो डेक हुआ करता था, अपर डेक तथा लोअर डेक, जिसे खिसका कर कंप्यूटिंग किया जाता था। इसके बाद दौर आता है पास्कलाइन का, जिसे ऐसे घुमाकर जोड़ या घटाव किया जाता था। दरअसल इसका आविष्कार ना फ्रांस के महान गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया था, इसलिए यह आविष्कार भी उन्हीं के नाम पे समर्पित है। इसके बाद 1882 ईस्वी में आविष्कार होता है डिफरेंस इंजन का और बस यहीं से विकास की इस प्रक्रिया में तीव्र मोड़ आता है। दरअसल सर चार्ल्स बैपेज का यह आविष्कार एक क्रांति थी। यह मशीन ना भाप से चलता था। अच्छा, आप मुझे बताइए कि स्टीम इंजन का आविष्कार कब हुआ था। बहरहाल चार्ल्स बैपेज साहब 1842 ईस्वी में इसी मॉडल में कुछ सुधार करते हुए एनालिटिकल इंजन का आविष्कार करते हैं जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब कर सकती थी। उनकी इस नई खोज के कारण चार्ल्स बैबेज साहब को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। दरअसल उस समय ना 1842 ईस्वी में ये इतनी बड़ी खोज थी कि एनालिटिकल इंजन को दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जाने लगा। इस मशीन में और सुधार करते हुए लेडी एडा अगस्टा ने बाइनरी प्रोग्राम डाला जिससे इसकी गुणवत्ता में और निखार आया। इस उपलब्धि के लिए लेडी एडा अगस्टा को पहला प्रोग्रामर भी कहा गया। इसके साथ ही बाइनरी प्रणाली मतलब 0 और 1 या ऑन या ऑफ के आविष्कार का श्रेय भी लेडी एडा अगस्टा को दिया जाता है। आगे चलकर सेंसस टेबुलेटर का आविष्कार होता है। देखिए, दरअसल यह मशीन ना इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला मशीन था। इसका आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक हरमन होलेरिच साहब ने किया था। यह मशीन अपने मेमोरी के लिए पंच कार्ड का प्रयोग करता था। अब ये पंच कार्ड क्या होता है ये भी जान लीजिए। दरअसल आपको ऑफलाइन परीक्षा में जैसे ओएमआर सीट मिलता है ना, ये कुछ उसी प्रकार का होता था जिसमें दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसमें पंच या छेद हो जाता था और बाद में उसी पंच को रीड करके रिजल्ट तक पहुंचा जाता था। इस पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय भी हरमन होलेरिच साहब को जाता है। खास खास बात है कि इस मशीन का प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया था, जिस कारण ही इसका नाम सेंसस टेबुलेटर पड़ा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मार्क 1। देखिए, यह पहला फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग मशीन था। इस कंप्यूटर का आविष्कार हार्वर्ड आइकन के निर्देशन में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन अर्थात आईबीएम द्वारा किया गया था। वर्ष आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे याद रखना चाहते हैं तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद है एटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर एबीसी। यह कंप्यूटर विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है
क्योंकि जिन वैज्ञानिकों ने इसे मिलकर बनाया था ना, इस कंप्यूटर का नाम भी उन्हीं के सम्मान में रख दिया गया है। सिर्फ आप इन दो वैज्ञानिकों के नाम याद रखिए, एटानासॉफ और बेरी। एग्जाम में ऑप्शन की मदद से आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। दरअसल इस कंप्यूटर का आविष्कार जॉन एटानासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने संयुक्त रूप से मिलकर किया था। इन्हीं वैज्ञानिकों के सम्मान में इस कंप्यूटर का नाम रखा गया है। आगे है ENIAC या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इस कंप्यूटर का आविष्कार भी संयुक्त रूप से दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था, जिनके नाम JP एकर्ट तथा जॉन मुचली है। इस कंप्यूटर सिस्टम में एक खामी थी कि इसके प्रोग्राम में कैलिब्रेशन करना या उसे बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। आगे चलकर इसी समस्या को संज्ञान में रखते हुए इडवैक कंप्यूटर का विकास होता है। आइए इसे समझते हैं। इडवैक यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखिए, इसका आविष्कार वॉन न्यूमैन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। क्यों, इसे हमने अभी कुछ देर पहले ही जाना है। दरअसल न्यूमैन साहब ने इस कंप्यूटर में प्रोग्राम को बदलना या कैलिब्रेशन करना आसान कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम की भी अवधारणा दी, जिस कारण चीजें पहले से और भी आसान हो गई। इसके बाद है यूनिवैक या यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखिए, अभी तक जो भी कंप्यूटर बने थे ना, उसका प्रयोग पर्सनल तौर पर ही होता था, लेकिन यूनिवैक दुनिया का पहला व्यापारिक कंप्यूटर बना। इसका निर्माण जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन GEC द्वारा किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर शायद बोस्टन अमेरिका में है। आगे है माइक्रो प्रोसेसर। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार ना एक क्रांति थी, जो विकास की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा जंप था। दरअसल माइक्रो प्रोसेसर के विकास ने कंप्यूटर को आसान, अपेक्षाकृत सस्ता, पहले की तुलना में काफी हल्का तथा तीव्र बना दिया। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, जिसे इंटेल कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में है, विकसित करता है और साथ ही अपना पैटेंट भी करवा लेता है कि भाई तुम कुछ भी बनाओ, प्रोसेसर तो मैं ही बनाऊंगा। आप देखते होंगे जो आज भी उतना ही प्रचलित है। आपने देखा होगा समय समय पर इसके बहुत सारे वेरिएंट आते रहते हैं, जैसे पेंटियम, सिलरॉन, AMD, कोर i3, i5, i7 इत्यादि इत्यादि। इसके बाद है एप्पल 2। देखिए, यह दुनिया का पहला कॉम्पैक्ट माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम था, जिसका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया गया, जो अब आसानी से कहीं भी लेकर आया या जाया जा सकता था। आइए इसके बाद हम कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण को समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। देखिए, ये सेक्शन ना परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो आइए इसे थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये क्लासिफिकेशन हार्डवेयर के आधार पर है। अच्छा, किताबों में इसे इतना बृहद टाइप से बताया गया है ना कि देख कर लगता है कि इतना कैसे पढ़ेंगे, इतना कैसे याद रखेंगे। लेकिन आप तनाव मत लीजिए, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसका समयकाल 1942 से लेकर 1955 के बीच में था। वर्ष याद रखना उतना जरूरी नहीं है, ये आपसे परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। देखिए, दुनिया की कोई भी विकास की प्रक्रिया या जनरेशन या पीढ़ी जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, वहाँ सुधार की गुंजाइश भी बढ़ती चली जाती है। हम चीजों को आसान करते जाते हैं और अपने अनुसार ढालते चले जाते हैं। आपने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाले विषय में पढ़ा होगा कि ऐसे प्रक्रिया को एडॉप्टेशन कहा जाता है। कुछ उसी तरह से यहाँ भी बातें अप्लाई होंगी। जैसे जैसे हम अगली पीढ़ी में प्रवेश करते जाएंगे ना, कंप्यूटर पहले से आसान, गति तीव्र, अपेक्षाकृत हल्का, विद्युत कम खपत करने वाला इत्यादि गुणों को एडॉप्टेशन करते चला जाएगा। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पहली जनरेशन के कंप्यूटर में हार्डवेयर वैक्यूम ट्यूब होता था तथा इसका सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा होती थी। अब यह बाइनरी भाषा या मशीनी भाषा क्या है, इसे हम आगे वाले लेक्चर में विस्तार से समझेंगे। इसकी मेमोरी के लिए पंच कार्ड का प्रयोग होता था एवं इसकी गणना मिली सेकेंड में की जाती थी। आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण है ENIAC, इडवैक, यूनिवैक 1 इत्यादि। अब इसके गुण या दोष क्या है, आइए इसे भी समझ लीजिए। ये खर्चीले होते थे, आकार में बड़े होते थे तथा अधिक ऊर्जा खपत करने वाले होते थे। इसके बाद है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। इसका समयकाल 1955 से लेकर 1964 के बीच में था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हार्डवेयर का स्थान
वैक्यूम ट्यूब से बदलकर अब ट्रांजिस्टर हो गया। आपने इसे देखा होगा, इसके 3 टांगे होती थी, कलेक्टर, बेस और एमीटर। देखिए, वहीं सॉफ्टवेयर के लिए हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा। देखिए, आगे के लेक्चर में इन सारे सॉफ्टवेयर को हम विस्तार से समझेंगे, तो आप बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए, आप आराम से लेक्चर को एंजॉय कीजिए, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता था। गति पहले से तेज होने के कारण गणना माइक्रो सेकेंड में की जाने लगी। इसके उदाहरण है IBM 1401। इसके गुण या दोष को देख लेते हैं। देखिए, ये खर्चीले तो थे, लेकिन पहले की अपेक्षा छोटे और तीव्र हो गए। इसके बाद है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इसका समय काल 1964 से लेकर 1975 के बीच था। देखिए, अब हार्डवेयर का स्थान इंटीग्रेटेड चिप ने ले लिया। साथ ही सॉफ्टवेयर के लिए हाई लेवल असेंबली भाषा का प्रयोग निरंतर बना रहा, पहले की तरह। मेमोरी में सुधार करते हुए इसकी भंडारण क्षमता और बढ़ाई गई। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की स्पीड की गणना अब नैनो सेकंड में की जाने लगी। इसके उदाहरण है IBM का 360 मॉडल या PDP-11 इत्यादि। आइए इसके गुण या दोष को देख लेते हैं। तो इसके गुण या दोष में ये अपेक्षाकृत सस्ते हो गए, इनकी गति पहले की तुलना में तीव्र हो गई तथा उपयोग करना भी आसान हो गया। आगे है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसका टाइम पीरियड 1975 से लेकर 1989 के बीच में था। देखिए, यहाँ हार्डवेयर माइक्रो प्रोसेसर के आने से एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ और इसके साथ ही लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का भी प्रयोग हुआ। वहीं सॉफ्टवेयर के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूनिक्स तथा C लैंग्वेज का विकास हुआ, जिसका फायदा ये हुआ कि सब कुछ पहले की तुलना में बहुत ज्यादा आसान हो गया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में मेमोरी के लिए सेमी कंडक्टर चिप का प्रयोग किया गया, जो पहले की तुलना में काफी तीव्र होते थे। इस कारण कंप्यूटर की गति की गणना भी अब पीको सेकंड में की जाने लगी। इसके उदाहरण है IBM, एप्पल इत्यादि। आइए इसके गुण या दोष को देख लेते हैं। तो इसके गुण या दोष में शामिल है, यह पहले की तुलना में काफी तीव्र तथा उपयोग में आसान हो गए। इसके साथ ही इनकी कीमत भी पहले की तुलना में कुछ सस्ती हो गई। आगे है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिसका समय काल 1989 से लेकर वर्तमान समय तक माना जाता है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि अब हम बिल्कुल ही न्यू या फ्रेश जनरेशन में एंटर कर गए हैं, लेकिन फिलहाल हमें परीक्षा के लिहाज से यही याद रखना है कि वर्तमान में हम 5वीं पीढ़ी में ही हैं, ठीक है ना। आइए इसे समझते हैं। अब हार्डवेयर का स्थान अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI तथा सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन SLSI ने ले लिया। इन चिप के प्रयोग होने से एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि अब बेहद छोटे और हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटर बनने लगे। इनके सॉफ्टवेयर के लिए मल्टीमीडिया और एनिमेशन आधारित प्रोग्राम का प्रयोग होने लगा, जिसके कारण इनका उपयोग शिक्षा तथा मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय हुआ। मेमोरी भी अब पूर्णतः ऑप्टिकल डिस्क आधारित, जैसे कि CD, DVD, ब्लूरे डिस्क जैसे सस्ते तथा तीव्र भंडारण वाले ऑप्टिकल डिस्क पे आधारित हो गए। इसके उदाहरण है पेंटियम PC से लेकर वर्तमान के सभी कंप्यूटर। अब आइए इसके गुण या दोष को देख लेते हैं। तो ये अत्यंत तीव्र होने के साथ साथ काफी छोटे और हाथ में लेकर चलने योग्य बनाए गए। इस विकास की प्रक्रिया ने इंटरनेट के साथ समन्वय बनाकर सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मानक स्थापित किया, जिस कारण आज के इंफॉर्मेशन हाईवे की जो अवधारणा है ना, इसका विकास हुआ। आइए एक बार भविष्य में उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर के विकास पर चर्चा कर लेते हैं, जिसे नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर भी कहा जा रहा है। दरअसल वैसे कंप्यूटर क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करेंगे। अब ये क्वांटम सिद्धांत क्या है, आइए इसे बिल्कुल सामान्य शब्द में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो वर्तमान के परंपरागत कंप्यूटर है ना, वो बिट्स की तकनीक जैसे कि 0 या 1 पर कार्य करते हैं। ऐसे कंप्यूटर में बिट्स एक समय में या तो 0 होता है या 1 होता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यू बिट्स की तकनीक पर कार्य करेंगे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक समय में 0 या 1 या दोनों की बीच की स्थिति या फिर दोनों को एक साथ ही संयुक्त रूप से इस्तेमाल कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को सुपरपोजिशन भी कहा जाता है। इस कारण इनकी गति काफी अधिक होती है। देखिए, अभी JPSC प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए थे। इसके अलावा UPSC में
यहाँ से 3 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए कंप्यूटर के कार्य पद्धति के आधार पर इनका क्या वर्गीकरण हो सकता है, आइए समझ लेते हैं। तो सामान्यतः तकनीक के आधार पर इसे 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। देखिए ऐसे कंप्यूटर में डाटा का निरूपण लगातार बदलते रहता है, साथ ही इनकी गति भी बहुत कम होती है, जैसे कि साधारण घड़ी, स्पीडोमीटर इत्यादि। हालांकि वर्तमान समय में इस प्रकार के कंप्यूटर या तकनीक प्रचलन से बाहर हो रहे हैं। दूसरा वर्गीकरण है डिजिटल कंप्यूटर। देखिए ऐसे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं, साथ ही गणना के लिए बाइनरी सिस्टम 0 या 1 का प्रयोग करते हैं। इसमें आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में दिखाया जाता है। वर्तमान में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर लगभग इसी वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा प्रकार है हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। ऐसे कंप्यूटर में गणना के लिए तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेतों का प्रयोग होता है तथा इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर आपको अक्सर अस्पतालों में देखने को मिलता है। इसके अलावा ऐसे कंप्यूटर का प्रयोग रक्षा, चिकित्सा या विज्ञान के क्षेत्र में भी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। आइए इसे समझते हैं। तो पहला है मेनफ्रेम कंप्यूटर। देखिए ऐसे कंप्यूटर आकार में काफी बड़े होते हैं और एक ही जगह पर अस्थायी होते हैं। हालांकि ऐसे कंप्यूटर मल्टी यूजर होते हैं, जिस पर उपयोगकर्ता डम्ब टर्मिनल के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। अब डम्ब टर्मिनल क्या है, आइए इसे भी जान लेते हैं। दरअसल इस प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड और मॉनिटर दोनों एक साथ में संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण कीबोर्ड के द्वारा दिया गया कोई भी कमांड या सूचना तुरंत कंप्यूटर तक पहुंचता है। इस कारण ऐसे कंप्यूटर की गति काफी तेज होती है। ऐसे कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन रहकर बड़ी मात्रा में डाटा को प्रोसेस किया जा सकता है। आगे है मिनी कंप्यूटर। देखिए ऐसे कंप्यूटर का आकार मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटा तथा माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। इसका आविष्कार डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा किया गया था। ऐसे कंप्यूटर में एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इसकी गति काफी उच्च हो जाती है। मिनी कंप्यूटर भी मल्टी यूजर होते हैं, अर्थात इस पर भी एक साथ कई व्यक्ति काम कर सकता है। ऐसे कंप्यूटर का उपयोग बड़ी कंपनियां या फिर यात्री आरक्षण केंद्रों इत्यादि में किया जाता है। इसके बाद है एम्बेडेड कंप्यूटर। देखिए ऐसे कंप्यूटर किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं, जो या तो बहुत छोटे होते हैं या एक माइक्रो प्रोसेसर या आईसी के रूप में भी हो सकते हैं, इतने छोटे हो सकते हैं। इसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर। देखिए इसका विकास आईबीएम कंपनी ने 1970 के दशक में किया था। इसमें 8, 16, 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का ही प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद आगे है पर्सनल कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर। देखिए वर्तमान समय में सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर पीसी के ही प्रकार हैं। वास्तव में ये सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं, जिसके कारण इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। दरअसल पीसी का विकास 1981 ईस्वी के आसपास हुआ था, जिसमें प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया था। आगे चलकर इसमें हार्ड ड्राइव लगाकर उसकी क्षमता बढ़ाई गई, जिसे पीसी एक्सटी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी कहा गया। आगे इसमें और सुधार करते हुए 1984 ईस्वी में प्रोसेसर 80286 के साथ अपग्रेड किया गया, जिसे पीसीएटी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी कहा गया। वर्तमान में उपयोग होने वाले कंप्यूटर पीसीएटी की ही उदाहरण है। इसके बाद आगे है वर्क स्टेशन। ध्यान रखिएगा, इसमें लगा कंप्यूटर सिंगल यूजर ही होता है। आपको लगेगा कि वर्क स्टेशन नाम होने से ये मल्टी यूजर होंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसमें लगा हुआ कंप्यूटर सिंगल यूजर ही होता है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग क्षमता और इसके साथ साथ इसकी भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है। आगे है नोटबुक या फिर लैपटॉप। देखिए इसे बताने की जरूरत नहीं है, यह कंप्यूटर का ही लघु संस्करण है। लैपटॉप का विकास एडम आसबर्न के द्वारा किया गया था। आगे है नेटबुक। देखिए नेटबुक शब्द 2 शब्दों के संयोजन से बना है, इंटरनेट तथा नोटबुक। दरअसल नोटबुक लैपटॉप का लघु संस्करण है, लेकिन इसमें ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव नहीं होता है।
हालांकि अभी नए लैपटॉप में भी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव नहीं मिलता है। खैर, आगे है टैबलेट कंप्यूटर। देखिए, इसमें सिर्फ याद रखने की ये बात है कि इसमें कीबोर्ड या माउस का प्रयोग नहीं होता है। सारे इनपुट टच स्क्रीन या स्टाइलस पेन से दिया जाता है। आगे है पाम टॉप। देखिए, यह बहुत ही छोटा कंप्यूटर होता है। इसमें इनपुट आवाज के माध्यम से दिया जाता है। अब आइए लेक्चर की अंतिम कड़ी में थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, एक सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे कंप्यूटर क्वांटम तकनीक पर कार्य करते हैं। इसके अलावा ऐसे कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर को पैरेलल प्रोसेसिंग में जोड़कर इनकी गति को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। इसके साथ साथ एक सुपर कंप्यूटर की भंडारण क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड में मापा जाता है। एक सुपर कंप्यूटर के प्रयोग की अनुमति सामान्यतः आम लोगों के लिए वर्जित होती है, तो इसका प्रयोग वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में, अनुसंधान क्षेत्र में, मौसम का पूर्वानुमान लगाने इत्यादि में किया जा सकता है। आइए विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। तो विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी को दिया जाता है। दरअसल यह श्रेय सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता सिमुअर क्रे और इनकी कंपनी को जाता है। तो इसीलिए सिमुअर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके बाद भारत का पहला सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर था। आप इसे याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसका विकास नेशनल एरोनॉटिक्स लैब बेंगलुरु के द्वारा किया गया था। वहीं परम सीरीज के कंप्यूटर का निर्माण सीडेक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे के द्वारा किया जाता है। देखिए, सीडेक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है और सीडेक द्वारा विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम युवा 2 है। अच्छा, जैसे कि अगर आपसे परीक्षा में पूछते हैं कि सीडेक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए, तो आप याद रखिएगा सीडेक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर के नाम के पहले परम अवश्य लगा होगा, जैसे कि परम 8000, परम 9000, परम पद्मा, परम युवा, परम ईशान, परम ब्रह्मा, परम सिद्धि, परम शिवाय इत्यादि इत्यादि। वहीं देखिए, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई करती है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।